हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 तक। ठीक है, ये अगर सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास 12 का है ये। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। अगर जैक बोर्ड के स्टूडेंट है तो उन लोगों के लिए क्लास 11th में ये काम आएगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, इंडस्ट्री किस प्रकार से किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करता है ना। फिर जो इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आया वो क्या था। ठीक है, तो डिटेल उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, है ना। जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री का, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंट्री में कहा जाता है जब तक कि वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं होगा, दैट इज इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा, वो कंट्री ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। कहता है एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। कहता है इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर को रिप्लेस करता है ना। एग्रीकल्चर के जगह पे इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि इंडस्ट्री एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है जिसे कंज्यूमर तब पसंद करेगा जब उसका इनकम बढ़ता है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है ना, एग्रीकल्चरल गुड्स क्या होता है, वो नेसेसरी गुड्स है। अगर इनकम, जो भी इनकम रहेगा, लोग जो नेसेसरी वो कंज्यूम करेगा, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब वो प्रोडक्ट हैं जो नेसेसरी गुड्स हैं। तो अगर इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो जब इनकम बढ़ेगा, है ना, तो लोग किसकी ओर जाएंगे? लोग लग्जरियस गुड्स वगैरह की ओर जाते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब चीजें कहां से आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कहा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस वहां पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? फिर है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहता है जो इंडस्ट्री होता है ये एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हम लोग पहले जानते हैं, पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो इंडिया का है ना, उसमें ओवर पॉपुलेशन है, मतलब ओवर बर्डन पड़ा हुआ है। जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोग वहां पे काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उन लोगों का सोर्स कहां, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स कहां बन सकता है? इंडस्ट्री बन सकता है। क्योंकि जब एक हैवी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होता है तो काफी लार्ज मात्रा में, बहुत ही लार्ज नंबर में लेबर को जॉब वहां पे मिलता है। ठीक है, और क्या है? सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन ऑफ फार्मिंग। कहता है जैसे फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रैक्टर वगैरह का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रैक्टर कहां से आएगा? इंडस्ट्री से ही आएगा ना, है ना। तो एक प्रकार से ये भी देखा जाए कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, फिर क्या है? ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। कहता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही साथ अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है, तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना, और लिविंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन भी बनाता है, उसमें इंप्रूवमेंट लाता है, उसका ग्रोथ करता है। ठीक है, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। सिंपल सा फंडा है भाई, जब इंडस्ट्री डेवलप होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सभी बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, टाटा में आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी है। ठीक है, तो जब स्टैब्लिश किया गया टाटा में, जब वो आयरन स्टील इंडस्ट्री, तो वहां पे रोड वगैरह काफी बेहतर बनाया गया ना, वहां पे पावर जो है दिन रात अच्छे से दिया जाता है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां इंडस्ट्री है। ठीक है, वो इंडस्ट्री तब तक आगे अपना परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पाएगा जब तक कि ट्रांसपोर्टेशन, रोड वगैरह जो है बेहतर ना हो। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो साथ ही साथ हो गया ना, है ना। फिर कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सीन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। सिंपल सी बात है,
इसका मतलब होता है ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे से लिंक्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, उसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो फॉरेन रिजर्व आता है, तो इससे कंट्री का ग्रोथ होगा, मतलब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। क्लियर है? तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। क्लियर? अब क्या है भाई, कहता है अगर ध्यान से देखा जाए इंडिया जैसे देश में कि पब्लिक सेक्टर को आना पड़ता है, इंडस्ट्री के फील्ड में आना पड़ा है ना। अब यहां सवाल दो है कि एक है पहले तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है, और एक होता है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। इसको पब्लिक इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं और इसको प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मतलब या पब्लिक सेक्टर जो है हमारा, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, विच इज गवर्नड, है ना, एंड रन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक इंटरप्राइजेस, क्या मतलब हुआ, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, लाइक रेलवे, है ना। वहीं अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें, ठीक है, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जाता है, ठीक है। जैसे अंबानी का कोई फैक्ट्री, अंबानी का वो प्राइवेट सेक्टर का हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब हुआ विच इज गवर्नड एंड रन बाय गवर्नमेंट, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया, जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन किया जाता है। तो यहां कहता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ा कि पब्लिक सेक्टर को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इंडिया में गवर्नमेंट डायरेक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखने अगर देखा जाए तो, ठीक है। वरना सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय, ठीक है, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई में गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया गया था ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आखिर इतना रोल क्यों है भाई, क्योंकि यहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास लैक ऑफ कैपिटल है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जब आजाद हुआ लो पर कैपिटा इनकम था, लो रेट ऑफ सेविंग था, लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो कैपिटल की कमी तो होगा ही ना, और कैपिटल कम तो इन्वेस्टमेंट तो कम ही हो पाएगा, ठीक है। तो इस रीजन से पब्लिक सेक्टर को मतलब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट करने का जो प्रेरणा है वो काफी कम है। क्यों है, क्योंकि भाई इंडिया जब आजाद हुआ लेवल ऑफ इनकम कम, लेवल ऑफ इनकम कम रहेगा लोगों का तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे मतलब मार्केट साइज छोटा होगा, और मार्केट साइज छोटा होगा तो इन्वेस्टमेंट करने के प्रति जो प्रेरणा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके कारण इन्वेस्टमेंट कम होगा, फिर से लो लेवल ऑफ इनकम होगा, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ये साइकिल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन का बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। फिर एक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, कहता है अगर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप कर रही है, तो गवर्नमेंट हर रीजन को डेवलप करना चाहेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो क्या करेगा, जहां पे उसको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा उसी जगह पर वो इन्वेस्ट करेगा, उसी जगह पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगा। तो सोशल जस्टिस तो नहीं हो पाया ना, रीजनल इक्वालिटी तो मेंटेन नहीं हो पाया ना, तो इसके लिए गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करने का आवश्यकता पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था फैक्टर नेसेसिटीज फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, देखिए इंडिया जब आजाद हुआ तो उस समय 1948 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, बाद में फिर 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, ठीक है। ये क्या था, इस पॉलिसी के अंतर्गत, है ना, इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करना है, क्या करना है, वो सारे रूपरेखा को तैयार किया गया। क्या किया गया, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में बांटा गया, किसमें, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी, ठीक है। स्केड्यूल ए का मतलब क्या था, वो इंडस्ट्रीज इसमें शामिल किए गए जिसका डेवलपमेंट कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज करेगा। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज मतलब जिसको रन, जिसको कंट्रोल गवर्नमेंट करेगा,
और उस समय इसमें 17 इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, लाइक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे, ये सब, ठीक है। स्केड्यूल बी में क्या था, वैसे इंडस्ट्री जिसको प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही सेक्टर स्टैब्लिश कर सकते हैं, दोनों इंटरप्राइजेस जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल सिर्फ सेकेंडरी होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन उस पर चलेगा, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, है ना, उस समय इसमें कितने थे, 12 इंडस्ट्री थे, ठीक है। बाद में हम लोग ना पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, मतलब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट में अभी कितने हैं जो सेंटर के अंतर्गत आता है और कितने हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों स्टैब्लिश कर सकते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। अब क्या है, स्केड्यूल सी में ऑल इंडस्ट्री अदर देन कैटेगरी 1 एंड 2, जो कैटेगरी 1 मतलब स्केड्यूल ए, यहां पे स्केड्यूल 1 का मतलब ये स्केड्यूल ए है, ये ए है और बी है, ठीक है। जो भी स्केड्यूल ए और बी में नहीं है वो सारे इंडस्ट्री किस में आ जाएंगे, स्केड्यूल सी में, जो किसके लिए छोड़ दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में पहला वर्क तो ये किया गया कि इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया 3 पार्ट में। दूसरा किया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, है ना, क्या कहा गया कि जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए है, ठीक है, उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, मतलब परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि लाइसेंसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट इसलिए लाया ताकि रीजनल इक्वालिटी आ सके, मतलब हर जगह जो बैकवर्ड सेक्टर है वहां पर भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो सके। तो इसके लिए क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या किया, अगर आप बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां के लिए आपको लाइसेंस मिलना बड़ा इजी हो जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो बैकवर्डनेस था, जो बैकवर्ड एरियाज था वहां पर भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो सके, ये दिमाग में रख करके और हार्मफुल चीजों का प्रोडक्शन ना हो, इन सब चीजों का दिमाग में रख करके लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो लाया गया, ठीक है। और क्या किया गया, इंडस्ट्रियल कॉन्सेशंस, ठीक है। देखिए इंडस्ट्रियल कॉन्सेशंस क्या कहता है, कहता है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को ऑफर दिया गया, ठीक है, किस प्रकार का कॉन्सेशन का मतलब छूट का, कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज में जो मतलब काफी पुअर सेक्टर है, रूरल एरियाज है, वहां पर अगर आप स्टैब्लिश करते हैं इंडस्ट्री तो आपको कॉन्सेशन मिलेगा। कॉन्सेशन किस प्रकार का कॉन्सेशन, क्या कॉन्सेशन मतलब तो छूट देना, ठीक है, मतलब सुविधा देना, क्या छूट दिएगा, टैक्स हॉलिडे, कभी कभी आपका टैक्स माफ कर दिया जाएगा, जरूरत पड़ने पे आपको सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 2 तरीके से कॉन्सेशन दिया जाएगा अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं तो, क्लियर है। अब कहता है, ये तो हो गया हमारा 1956 का रिजोल्यूशन। अब है डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखिए 1956 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में भी कहा गया था, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या क्या है। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जो काफी कम पैमाने पे, काफी कम कॉस्ट पे उसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कहता है ऐसा इंडस्ट्री जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लागत नहीं लगता है वो स्मॉल स्केल के अंतर्गत आएगा। शुरुआत में 1951 में ये कितना था, 5 लाख से अगर ज्यादा नहीं लग रहा है खर्च इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मतलब 5 लाख से कम खर्च लग रहा है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा, ठीक है। कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देखिए सिंपल सी बात है ना, जब इंडिया आजाद हुआ था लोगों के पास कैपिटल की कमी थी, लोगों के पास बहुत पैसा नहीं था, तो वो हैवी इंडस्ट्री पे स्टैब्लिश तो नहीं कर, मतलब पैसा तो खर्च नहीं कर सकते थे ना। तो आखिर क्या रोल था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, ठीक है। इसके लिए कार्वे कमेटी जिसको हम लोग बोलते हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, 1956 में स्टैब्लिश किया गया था, कमेटी बनाया गया। इसने कहा 3 प्रकार के रोल बताया, 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, और कहा कि ये रीजन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की आवश्यकता है। वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है ना वो लेबर इंटेंसिव होता है,
तो इंप्लॉयमेंट फ्रेंडली होगा, इंप्लॉयमेंट जल्दी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, देखिए छोटा मोटा उद्योग अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कम लागत में, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा लेबर के थ्रू हम प्रोडक्शन करें। ठीक है, मशीन अगर कर ही पाते बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा ना। ठीक है, तो क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते थे, छोटे मोटे इंडस्ट्री, वो लेबर इंटेंसिव होते थे। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोकेशन फ्रेंडली, क्योंकि छोटे मोटे उद्योग है, ठीक है, कहीं पर भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, तो बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट किया जा सकता था, मतलब इंटर रीजनल इक्वालिटी लाया जा सकता था। ठीक है, और एसएसआई, जो एसएसआई है ये छोटे इन्वेस्टमेंट में हो जाता है ना, तो छोटा इन्वेस्टमेंट होता है तो जो व्यक्ति के पास थोड़ा इनकम कम है वो भी स्टैब्लिश कर सकता था। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, छोटा मोटा जो भी उद्योग है, खिलौना बनाने वाला उद्योग, ठीक है, इस तरह का छोटे मोटे काम वगैरह ना, उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, ये सब स्मॉल इन्वेस्टमेंट में आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सेक्शन पूरा था क्या, इंडस्ट्रीज के बारे में 1950 टू 1990। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल, मतलब इंडिया फॉरेन ट्रेड वगैरह के बारे में। इस तरह करके 1 बाय 1 हम लोग पूरा इंडियन इकोनॉमी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके कनेक्टेड रहें, है ना, और किसी भी प्रकार का डाउट होता है कमेंट जरूर करें। क्लियर है? तो आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।